नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। किसान भाइयों, चालू वित्तीय वर्ष में पेराई सत्र के लिए मूल्य निर्धारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में योजना भवन में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में गन्ना किसान एवं मिल प्रतिनिधि ने भाग लिया। कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अपनी मिट्टी पहचानो अभियान के तहत प्रथम चरण में निर्धारित लक्ष्य 8,04,000 की तुलना में 2,89,664 मृदा नमूना संग्रहित कर लिया गया है तथा किसानों को मृदा परीक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने रेशम विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को युद्ध स्तर पर शुरू करने के निर्देश रेशम विकास अधिकारियों को दिए हैं। अभी तक इसे 125 विकास खंडों में संचालित किया जा रहा था। शासन ने अब इसे 240 विकास खंडों में संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इस आशय के निर्देश प्रदेश के रेशम विकास मंत्री ने विभागीय कार्यक्रमों की रेशम निदेशालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। उत्तर प्रदेश में रबी की प्रमुख फसलों में 100% बीज शोधन कराने हेतु 221.589 लाख क्विंटल बीज शोधन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 17.905 लाख क्विंटल बीज कृषि विभाग के माध्यम से, 56.166 लाख क्विंटल बीज अन्य संस्थाओं तथा शेष 137.518 लाख क्विंटल बीज कृषक स्तर पर शोधित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग द्वारा अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से बीज शोधन हेतु 16 अक्टूबर से 15 नवंबर 2014 तक अभियान के रूप में समस्त ग्राम पंचायतों में कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है। कृषि निदेशक ने बताया कि रबी की प्रमुख फसलों गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, राई या सरसों, आलू एवं गन्ना के बीज शोधन हेतु संस्तुतियों के अनुसार कृषि विभाग द्वारा प्रमुख कृषि रक्षा रसायनों थिरम 75% WS, कार्बेंडाजिम 50% WP, ट्राइकोडर्मा हार्जेनम 2% WP एवं स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस 0.5% WP की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। खाद्यान्न उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा बीज शोधन अभियान को सफल बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, स्वयंसेवी संगठन, स्वयं सहायता समूह, महिला संगठन, कृषि तकनीकी प्रबंध अभिकरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के विभिन्न कार्यक्रम, कृषि रक्षा अनुभाग की कीट या रोग नियंत्रण योजना एवं प्रगतिशील किसानों के साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन, थोक और फुटकर विक्रेताओं से भी सहयोग लिया जा रहा है। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। किसान भाइयों, पशु टीकाकरण का जो कार्य बीच में रोक दिया गया था पुनः शुरू हो गया है। अतः अपने पशुओं को मुंहपका, खुरपका व अन्य रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य करा लें। जिन किसान भाइयों ने हरे चारे के लिए अभी तक बरसीम की बुआई नहीं की है, वे शीघ्र ही इसकी बुआई कर लें ताकि समय से हरा चारा उपलब्ध हो सके और पशुओं के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके। गेहूं की बुआई के लिए खेत की तैयारी में अब विलंब कतई न करें। यदि धान के खेत में गेहूं की बुआई करनी है तो खेत में यूरिया की बुआई कर तब खेत की जुताई करें। इससे धान का ठूंठ सड़कर कंपोस्ट खाद के रूप में उत्पादन वृद्धि में मदद कर सकेगा। दलहनी फसलों की बुआई में अब विलंब कतई न करें। बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से बीज शोधन अवश्य कर लें। इससे जहां फसलों में रोगों का प्रकोप कम होगा, वहीं उत्पादन में वृद्धि भी होगी। गेहूं के खेत की तैयारी करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि खेत की मिट्टी भुरभरी हो जाए। इससे बीजों का जमाव और उनके विकास में मदद मिलती है। गेहूं की बुआई के लिए ढेले वाले खेत उपयुक्त नहीं होते। इससे खेत में नमी कम रुकती है। सब्जी वाली मटर की बुआई आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मध्य एवं पछैती प्रजातियों का चयन करें तथा लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। आलू की बुआई पूर्वी भारत के किसान जनवरी तक करते हैं। जो किसान भाई अभी आलू बोने का विचार बना रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें और बीज अच्छी श्रेणी का लें। आलू के फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा प्रति हेक्टेयर 25 से 30 क्विंटल बीज की मात्रा उपयुक्त रहती है। किसान चाहें तो इसमें मूंगफली की मिश्रित खेती कर सकते हैं। और अब आइए नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भावों पर।
गेहूं फैजाबाद की मंडी में 1470 रुपए, बड़ौद की मंडी में 1490 रुपए, रूरा की मंडी में 1420 रुपए और मुरादाबाद की मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। चावल फैजाबाद की मंडी में 2040 रुपए, बड़ौद की मंडी में 2075 रुपए, रूरा की मंडी में 2150 रुपए और मुरादाबाद की मंडी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। चना फैजाबाद की मंडी में 3685 रुपए, बड़ौद की मंडी में 3380 रुपए, रूरा की मंडी में 3160 रुपए और मुरादाबाद की मंडी में 3300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। गुड़ फैजाबाद की मंडी में 3470 रुपए, बड़ौद की मंडी में 2650 रुपए, रूरा की मंडी में 3290 रुपए और मुरादाबाद की मंडी में 2925 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। और अब मंडी में सब्जियों के भाव। आलू फैजाबाद की मंडी में 2120 रुपए, बड़ौद की मंडी में 2080 रुपए, रूरा की मंडी में 1825 रुपए और मुरादाबाद की मंडी में 1875 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। प्याज फैजाबाद की मंडी में 1685 रुपए, बड़ौद की मंडी में 1450 रुपए, रूरा की मंडी में 1490 रुपए और मुरादाबाद की मंडी में 1550 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। टमाटर फैजाबाद की मंडी में 1690 रुपए, बड़ौद की मंडी में 1850 रुपए, रूरा की मंडी में 1705 रुपए और मुरादाबाद की मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। बैंगन फैजाबाद की मंडी में 590 रुपए, बड़ौद की मंडी में 710 रुपए, रूरा की मंडी में 740 रुपए और मुरादाबाद की मंडी में 850 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। और अब मंडी में फलों के भाव। केला फैजाबाद की मंडी में 1250 रुपए, बड़ौद की मंडी में 1150 रुपए, रूरा की मंडी में 1820 रुपए और मुरादाबाद की मंडी में 1050 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। सेब फैजाबाद की मंडी में 4450 रुपए, बड़ौद की मंडी में 4180 रुपए, रूरा की मंडी में 5735 रुपए और मुरादाबाद की मंडी में 4150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल हम इसी समय फिर मिलेंगे कृषि जगत के नए समाचारों के साथ। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है, पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती किसानी में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर रोग और कीट लग जाएं तो कैसे बचाएं, क्योंकि रोग कीट सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं और इस नुकसान की भरपाई अंत में करना मुश्किल है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही ऐसी सुविधाएं बनाकर रखें, ऐसी व्यवस्थाएं करके रखें कि हम ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर खरीफ की जो तिलहनी फसलें हैं उसमें अगर रोग कीट लग जाते हैं तो कैसे हम उनका बचाव करें, कैसे उपचार करें। इसी विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर से प्राध्यापक डॉक्टर महक सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। और साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। धन्यवाद दीक्षित जी। मैं अपने सभी किसान भाई तरफ से जानना चाहता हूं कि जो रोग और कीट हैं खरीफ की फसलों में, ये लगते क्यों हैं? इसका मुख्य कारण है कि जो हमारा वायुमंडल है इसमें बहुत अधिक माइक्रोज रहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा बीज होता है यदि वो शोधित नहीं होता है उसमें भी माइक्रोज रहते हैं। उन कारण से और हमारी जो भूमि है उसमें भी सबसे ज़्यादा माइक्रोज पाए जाते हैं। इन्हीं कारणों से, इन तीन ही परिस्थितियों से हमारे किसान के खेत में कीड़े और रोग का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। यदि हम इनको नियंत्रित कर लें तो हमारे किसानों के खेत में रोग और कीड़ों का प्रकोप बहुत ही कम रहता है। लेकिन हम अपने वायुमंडल को पूर्णतः कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और भूमि का शोधन भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीज का शोधन तो करना बहुत ही आसान है। उससे हम अपने फसल के रोग और कीड़ों को बचा सकते हैं। और क्या सुझाव है आपका कि किस तरह से हम इससे बचाव कर सकते हैं अच्छे तरीके से? देखिए, इस समय हमारे किसान भाई के खेत में खरीफ में प्रमुख रूप से 4 फसलें खड़ी हुई हैं। एक हमारी प्रमुख फसल है मूंगफली, दूसरी फसल है तिल और तीसरी फसल है सोयाबीन और चौथी फसल हमारी अंडी, जिसको अरंडी हम कहते हैं। ये फसलें हमारे किसान के खेत में इस समय खड़ी हुई हैं और सभी फसलों में सामान्यतः जो कीड़े और रोग का प्रकोप होता है प्रारंभिक अवस्था से ही आ जाता है। खरीफ में चूँकि मौसम में ज़्यादा नमी रहती है और बारिश होती है, कीड़ों का प्रकोप सबसे ज़्यादा खरीफ में इन तिलहनी फसलों में होता है। जब हमारी फसल छोटी अवस्था में रहती है तो उसमें कटवर्म लगता है। इसके बाद में जब फसल कुछ बड़ी हो जाती है तो उसकी पत्तियां आती हैं, पत्तियों पर एक वो कीड़ा लगता है जिसको हम पत्ती लपेटक कीड़ा कहते हैं, वो पत्तियों को खा जाता है। इसके बाद में जब हमारी फसल कुछ और बड़ी होती है तो उसमें कैटरपिलर, जिसको हम वो कैटरपिलर कहते हैं, ये कैटरपिलर 3 तरह के होते हैं। एक हमारा बिहारी हेयर कैटरपिलर, दूसरा तंबाकू कैटरपिलर और तीसरा जो हमारा है अलसी का कैटरपिलर है। इसके साथ साथ एक सेमी लूपर भी आता है। ये 4 तरह के कैटरपिलर सामान्यतः खरीफ की फसलों में देखने में पाए जाते हैं। इसके अलावा जब फसल की और अवस्था बढ़ जाती है और फसल पे फूल और फली बनने की अवस्था आ जाती है, उस अवस्था में एक हमारी जो फली होती है फसल की, उसमें जो लगता है जो फली भेदक कीड़ा लगता है जो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ इन सभी कीटों के अलावा एक सफ़ेद मक्खी लगती है और थ्रिप्स लगती है। इसके अलावा माहू एफिड का प्रकोप भी होता है
डॉक्टर साहब, जैसे कि सामान्यतः अगर हम बात करें, ये जैसे आपने कहा प्रारंभ से ही जी हाँ। रोग और कीटों का शुरुआत हो जाती है, लेकिन अगर हम इस समय की बात करें सामान्य तौर पर, तो क्या इस समय सबसे ज्यादा कौन सा कीट देखिए, नुकसान? इस समय हमारी फसल में चूंकि फली करीब करीब सभी फसलों में बन चुकी हैं, तो उसमें जो हमारा फली भेदक कीट लगता है उसको बचाना परम आवश्यक है। और उसके बचाने के लिए हमारे पास मिथाइल ओ डिमेटान, उसकी ये 25 EC की होती है। इसकी 1.25 से लेकर के 1.5 लीटर मात्रा 600 से लेकर 800 लीटर पानी में घोल करके यदि हमारे किसान भाई अपनी फसल अवधि में 3 से 4 स्प्रे कर दें तो इन कीड़ों से वो निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ रोग भी जानना चाहूँगा, कौन से ऐसे रोग हैं जो बहुत नुकसान पहुँचाते हैं इस समय, कैसे बचाव करें? देखिए, रोग का प्रमुख कारण है फफूंद। हमारी जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो तिलहन की हो या अन्य हो, सभी फसलों में रोग फफूंद के द्वारा आते हैं। यदि हम अपनी फसलों का बीज शोधन प्रारंभिक अवस्था में कर लें तो उनके खेतों में फफूंद जनित रोग नहीं आते। यदि किन्हीं कारणों से नहीं करते हैं तो रोग तो फसलों में अवश्य आता है। देखिए, इस समय जो हमारे किसान की फसलें खेत में खड़ी हुई हैं उसमें आता है एक अल्टरनेरिया झुलसा आता है। इसके अलावा एक सफ़ेद चूर्ण फफूंदी से बनता है वो, जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद चूर्ण रोग। इसके अलावा जो हमारी जो फसलें इस समय पर खड़ी हुई हैं, तिल की जो फसल है प्रमुख रूप से, उसमें फाइलोडी रोग आता है और ये रोग जो है पूरी फसल को क्षतिग्रस्त कर देता है। और प्रारंभिक अवस्था में जब ये रोग लगता है, चूँकि ये माइसीलियम माइकोटा से आता है, माइकोप्लाज्मा से, ये जब आता है तो पौधे की पत्तियाँ और फूल पुष्प विन्यास पूर्णतः विकृत हो जाता है और एक गुच्छे के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। उसमें फली और पत्तियाँ पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। तो इसके निदान के लिए बहुत ही आवश्यक है कि मैंने जो भी रसायन बताए थे इनका प्रयोग करें। और साहब, एक मुख्य प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सूखे की स्थिति अगर आ रही है, ऐसे समय में अगर किसान भाई क्या कर सकते हैं और रबी की में कौन सी फसलों का, तिलहनी की खासकर कौन सी फसलों की बुआई कर सकते हैं? देखिए दीक्षित जी, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चूँकि आज हमारे प्रदेश के 44 जिले सूखाग्रस्त हो गए हैं, मेरा ये कहना है जिन किसान भाइयों की खरीफ की तिलहनी फसल कमज़ोर हो गई है और जिनका उत्पादन बहुत ही कम हो गया है, उसकी अच्छी भरपाई करने के लिए सुझाव है कि रबी में तोरिया हमारी ऐसी कैच क्रॉप है, उसका प्रयोग करें। तोरिया में हमारे पास 5 प्रजातियां हैं, एक टाइप 9, दूसरी PT 303, तीसरी प्रजाति है PT 307। इसके अलावा भवानी और एक अभी 2014 में हमारे विश्वविद्यालय से तोरिया की नई प्रजाति तपेश्वरी 16 फरवरी को पूरे प्रदेश के लिए संस्तुत हुई है और ये सभी प्रजातियां 90 से लेकर के 95 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं और ये 10 से लेकर के 12 क्विंटल उत्पादन दे देती हैं। साथ ही साथ इनमें तेल की मात्रा भी सामान्यतः 44 से लेकर के 46% तक रहती है। यदि इनका प्रयोग करें तो हमारे किसान भाई की कुछ न कुछ भरपाई अवश्य हो जाएगी रबी में। इसके अलावा पीली सरसों की एक हमारे पास बहुत ही नई प्रजाति है जो पूरे देश के लिए संस्तुत है, जिसका नाम है पीताम्बरी। यदि इस प्रजाति को हमारे किसान भाई लगाते हैं, ये प्रजाति भी सामान्यतः 115 से लेकर के 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती है और 18 से लेकर के 20 क्विंटल ये उत्पादन दे देती है। इसमें भी सबसे ज़्यादा तेल है और ये कीड़े और रोग के प्रति सहिष्णु प्रजाति है। डॉक्टर साहब, जो आपने हमें जानकारी दी है कि तिलहनी फसलों में हम जो है रोग कीट से कैसे बचाएं और आने वाले समय में हम किन किन फसलों की जो है बुआई कर सकते हैं तिलहनी में और कौन कौन सी प्रमुख रोगरोधी प्रजातियां जिनका चयन करना चाहिए, ताकि प्रारंभ से ही एक ऐसी स्थिति रहे कि अंत तक जो है हम एक अच्छी फसल हमारे खेतों में रहे और जब उसकी हम कटाई करके जब बाजार में हम उसका मूल्य प्राप्त करें तो अच्छा प्राप्त करें। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, खेती किसानी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
पिछले दिनों के मुकाबले अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी रही। कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रही, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में खिली धूप रही। वायु दिशा उत्तर से उत्तर पश्चिम तथा गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम नमी 90% तथा न्यूनतम 49% रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्की धुंध छाई रहेगी, फिर भी मौसम के सामान्य बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए धान की अगैती फसलों की कटाई का कार्य शीघ्र समाप्त करें। उसरीली भूमि में गेहूं की उन्नत व संस्तुत प्रजातियों जैसे लोक 1, KRL 19, प्रसाद तथा राज 3077 की बुआई उचित नमी में खेत की तैयारी उपरांत प्रारंभ करें। असिंचित दशा में गेहूं की संस्तुत प्रजातियां जैसे मगहर, इंदिरा, गोमती, C306, मंदाकिनी आदि की बुआई करें तथा सिंचित दशा में K88, देवा, उजियार, नरेंद्र, वैशाली आदि की बुआई करें। इस मौसम में जौ की बोई जाने वाली उन्नत किस्में जैसे रितंभरा, जागृति, प्रीति, RS6, DL 88 आदि की बुआई प्रारंभ करें। इस समय चने की बुआई हेतु मौसम अनुकूल है, अतः चने की उन्नत किस्में जैसे K5, K850, प्रगति, काबुली चना आदि की बुआई उचित नमी में शुरू करें। छोटे एवं मध्यम आकार के दानों वाली किस्मों के लिए बीज दर 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दाने वाली किस्मों के लिए बीज दर 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। तिल, सोयाबीन तथा ज्वार आदि की कटाई का कार्य पूरा करें। तोरिया में इस मौसम में माहू कीट का प्रकोप काफी तेजी से फैलता है, अतः इसके नियंत्रण हेतु संस्तुत कीटनाशक का प्रयोग करें। मूंगफली की खेती में परिपक्वता के अनुसार खुदाई करें। किसान भाइयों, आलू की संस्तुत व उन्नतशील प्रजातियों की बुआई का कार्य शीघ्र समाप्त करें। इस मौसम में सब्जी मटर की संस्तुत प्रजातियों की बुआई का कार्य शीघ्र करें, अन्यथा फसल उपज में कमी हो सकती है तथा कीड़ों का प्रकोप भी बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। वर्तमान समय प्याज की बुआई के लिए उत्तम है, अतः प्याज की बुआई करें। बीज दर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। हल्दी व अदरक में नत्रजन के अवशेष 1/3 की दूसरी टॉप ड्रेसिंग का कार्य करें तथा अदरक में कंद सड़न रोग के नियंत्रण हेतु उचित उपाय करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।